Dear students, today we are going to discuss about reactions of alcohols. In this lecture we will discuss reactivity of alcohols. After that we will discuss following general reactions of alcohol. Reactions with metals, reaction with carboxylic acid, reactions with inorganic acids, oxidation of alcohols and conversion to alkyl halides. First of all, reactivity of alcohols. The functional group of alcohol is OH group. In case of alcohols, the OH group is directly attached with aliphatic carbon atom. As you know that in case of phenol, the OH group is attached with aromatic carbon atom. But in case of alcohol, the OH group is attached with aliphatic carbon atom. The general formula of alcohol is ROH. Here R is alkyl group. In case of alcohol, the R is alkyl group and this OH is the functional group of alcohol. In other words, we can say that this alcohol is derivative of water. Here, one of the hydrogen of water is replaced by alkyl group. The carbon atom which is directly attached with this oxygen, that must be aliphatic carbon. And the next carbon, the carbon which will be adjacent to that first carbon, that may be aromatic ring, that may be other aliphatic ring or any other alkyl group. There are two types of reactions which are generally possible in case of alcohols. The first type is the reactions involving the cleavage of OH bond and the reaction involve cleavage of CO bond. Most common reactions of alcohols are elimination and substitution reaction. अल्कोहल एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है जिनमें OH एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है और इनका जो OH होता है वो एलिफेटिक कार्बन के साथ अटैच होता है। एलिफेटिक कार्बन जो है वो अदर देन एरोमेटिक होता है। लेट्स से अगर बेंजीन के साथ OH अटैच है तो फिर वो फिनोल होगा, उसको हम अल्कोहल नहीं कहते। अल्कोहल और फिनोल में बहुत डिफरेंस होता है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। इसमें जो R है, R में जो फर्स्ट कार्बन है यानी जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन की बात हो रही है कि दैट मस्ट बी एलिफेटिक, यानी वो एरोमेटिक कार्बन नहीं होना चाहिए, वो किसी एरोमेटिक रैंक का कार्बन नहीं होना चाहिए। तो जब वो एलिफेटिक कार्बन होगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है, यानी इस कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो किसी एरोमेटिक रिंग का भी हो सकता है और ये कोई नॉन एरोमेटिक रिंग भी उसमें हो सकता है और इसके अलावा कोई जो है वो ओपन चेन ग्रुप भी हो सकता है, यानी उस नेक्स्ट कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन मिथाइल की फॉर्म में हो सकता है, इथाइल की फॉर्म में हो सकता है, प्रोपाइल की फॉर्म में हो सकता है। तो R ग्रुप जो है वो जनरली हम कहते हैं कि R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है इन केस ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल में जो है वो चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप OH होता है, लेकिन ये OH जो होता है इसका ऑक्सीजन कार्बन के साथ यहाँ डायरेक्टली अटैच होता है और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। इस वजह से अल्कोहल में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक वो रिएक्शन जिनमें ये OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और दूसरी वो टाइप रिएक्शन की जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ C अटैच होगा, यहाँ पे फिर CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये दोनों तरह के रिएक्शन अल्कोहल के अंदर आमतौर पर पॉसिबल होते हैं। तो अल्कोहल में जो कॉमन रिएक्शन है यानी जो फ्रीक्वेंटली होते हैं वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन है। एलिमिनेशन में ऑलरेडी हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स में, कि जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो एज ए प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन मिलेगा। तो डिहाइड्रेशन इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन जाता है और दूसरे पे OH रिमूव होता है। ओवरऑल यानी वाटर का रिमूवल होता है अल्कोहल से और अल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है
उसको हम सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम उस OH ग्रुप की जगह पे कोई हैलोजन लेके आना चाहते हैं, यानी उस अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ओवरऑल उसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो फ्रीक्वेंट होते हैं और कॉमन होते हैं, अल्काइल हैलाइड लेस कॉमन होते हैं, इसलिए आमतौर पर हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, इस OH ग्रुप को हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसी हैलोजन से, हैलोजनेटिंग एजेंट हम उसके लिए यूज करेंगे। ओके, जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज रिएक्शन विद मेटल्स। मोस्टली अल्कोहल जो है वो अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल जो है उनको हम एक्टिव मेटल कहते हैं आमतौर पर, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए अल्कोहल के साथ उनका रिएक्शन कॉमन है और उनकी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एज अल्कली मेटल टू फॉर्म मेटल अल्कोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। अल्कोहल का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन होगा। तो ये रिएक्शन आमतौर पर वाटर की तरह ही होता है, जिस तरह वाटर के साथ आप किसी अल्कली मेटल को ट्रीट करते हैं तो उसका फिर हाइड्रोक्साइड बनता है अल्कली मेटल का, और साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो वाटर में भी हो रही है, और जब अल्कोहल को आप अल्कली मेटल के साथ यानी वाटर की जगह आप अल्कोहल यूज करेंगे तो फिर भी वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पे। और अल्कली मेटल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि जब हम अल्कोहल और अल्कली मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, यानी इनका आपस में रिएक्शन होता है, तो उसके नतीजे में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जब किसी रिएक्शन में ओवरऑल हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी उसमें हीट का रिमूवल होता है या लॉस ऑफ हीट उसके अंदर होता है। तो ओवरऑल जो अल्कोहल का रिएक्शन है अल्कली मेटल के साथ वो आमतौर पर एक्सोथर्मिक होता है। अब इसका जो एक्सोथर्मिक नेचर है ये आमतौर पर जब हम वाटर के साथ अल्कली मेटल को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे भी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन वाटर के साथ जो रिएक्शन आमतौर पर अल्कली मेटल को होता है वो बहुत वायलेंट होता है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन है वो भी उसकी इग्निशन काज हो जाती है और फिर जो है वो फायर विल स्टार्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर। जब आप सोडियम को वाटर में डालते हैं तो उसके सोडियम के सरफेस पे आप देखते हैं कि वहाँ पे आग आपको नज़र आती है। तो वो किस वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि हाइड्रोजन की इग्निशन हो जाती है वहाँ पे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, आमतौर पर इस रिएक्शन में जब आप अल्कली मेटल के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे तो 2 मोल ऑफ अल्कोहल आपको दरकार होंगे 2 मोल ऑफ सोडियम के लिए। तो इसमें फिर 2 मोल ऑफ अल्कोक्साइड बनेंगे और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हम 2 मोल क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अगर आप 1 मोल लेंगे तो एक हाइड्रोजन बनेगा आपके पास। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो होता है आमतौर पर उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन जो है वो यानी आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर फिर 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो एक अल्कोहल 1 हाइड्रोजन देता है, तो अगर आप 2 अल्कोहल यूज करेंगे तो वो 2 हाइड्रोजन देंगे, तब जाके ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी। तो अल्कोहल को जब आप सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे तो इसमें इसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाता है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल ये जो कंपाउंड है जिसको RON हम कहते हैं, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। ये जनरली हम इसको मेटल अल्कोक्साइड कहते हैं। यहाँ पे अब मेटल स्पेसिफिक है, दैट इज सोडियम, तो इसलिए हम इसको सोडियम अल्कोक्साइड कहते हैं। और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसके यानी जो इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है लेकिन इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती। जिस तरह वाटर को अगर आप अल्कली मेटल के साथ कंबाइन करते हैं वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है और बहुत वायलेंट और हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो ये उस तरह एक्सोथर्मिक नहीं है। एनी हाउ ये रिएक्शन जो है वो एज ए होल जो है वो एक्सोथर्मिक होता है।
उसके बाद अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हमारे पास ये अल्कोहल है। अल्कोहल में अगर आप देखें तो यहाँ पे OH ग्रुप का बॉन्ड यानी OH क्लीवेज हो रही है यहाँ पे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि अल्कोहल के दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक वो रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा और एक वो रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OH बॉन्ड इसमें ब्रेक हो रहा है। अब इसमें होता क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेड पर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो फिर सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन रेडिकल भी आप इसे कह सकते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन भी आप इसे कह सकते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन है यानी ये। उसके बाद सेकंड मालिक्यूल अल्कोहल का हम ले रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ओवरऑल आप यहाँ पे देखें तो 2 मोल ऑफ अल्कोहल आपको रिक्वायर्ड होते हैं नेट रिएक्शन के लिए। तो फिर सेकंड मालिक्यूल में भी सेम वही रिएक्शन होगा। ये बॉन्ड हेटेरोलेटिकली ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा, लेकिन चूंकि जब वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी रेडिकल बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह ये दो हाइड्रोजन जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, चूंकि ये अनस्टेबल होते हैं, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता, तो इस वजह से ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी टिपिकल एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास इथेनॉल है, यानी अल्काइल की जगह हम यहाँ पे इथाइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, C2H5 इथेनॉल है। अगर आप इसके 2 मोल लें, सोडियम के साथ इन्हें ट्रीट करें तो एज ए रिज़ल्ट आपको सोडियम इथोक्साइड मिलेगा। अब सोडियम इथोक्साइड एक फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली इसको एज ए बेस यूज़ किया जाता है, स्पेशली जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे होते हैं या अल्डोल कंडेंसेशन में जब हम अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सोडियम इथोक्साइड को एज ए बेस यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ सोडियम इथोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये जो इथोक्साइड है ये एज ए बेस भी काम कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी। एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली ये काम करेगा तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आमतौर पर ईथर होता है, और अगर एज ए बेस काम करेगा तो इसका प्रोडक्ट फिर इथेनॉल होगा। उसके साथ हाइड्रोजन एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन भी यहाँ पे बनेगी, और साथ ओवरऑल क्वालिटी बता दी है कि रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट भी इस रिएक्शन में रिलीज होती है। Reaction of alcohol with alkali metal is less violent than that with water because alcohols are generally weaker acid than water. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अल्कली मेटल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन लेस वायलेंट होता है, यानी इतना वायलेंटली ये रिएक्शन नहीं होता जिस तरह वाटर के साथ ये रिएक्शन होता है। वाटर के साथ ये रिएक्शन वायलेंट होता है, और समटाइम जो है वो आपको ऑलरेडी बता दिए कि वाटर के साथ जब हम अल्कली मेटल को कंबाइन करते हैं तो एक्सप्लोजन काज होता है। अब वो एक्सप्लोजन क्यों काज होता है, क्योंकि रिएक्शन वाटर के साथ वाटर की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, जिसकी वजह से जब हम अल्कली मेटल को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो उसमें रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। अब वो हीट जो है वो जो हाइड्रोजन वहाँ पे बनेगा तो आमतौर पर नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा होता है, तो वो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हीट कंबाइन होगी, यानी हीट जो है वो ओवरऑल नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो उसकी इग्निशन काज हो जाती है, यानी उसका वो जलना शुरू हो जाती है। तो नेसेंट हाइड्रोजन जब उसकी बर्निंग होगी तो ओवरऑल मतलब हमें वाटर के सरफेस के ऊपर जो है वो आग आमतौर पर नज़र आती है। तो एक्चुअली वो हाइड्रोजन जो है उसकी बर्निंग हो रही होती है। क्यों बर्निंग होती है, क्योंकि जो हीट रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उससे फिर इग्निशन के चांसेस होते हैं, यानी हाइड्रोजन के जलने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोजन फिर उस सरफेस पे आमतौर पर वाटर के अंदर जो है वो हमें आग नज़र आ रही होती है, तो जो कि एक अनयूजुअल सी बात होती है। लेकिन चूँकि सोडियम इतना रिएक्टिव होता है वाटर की तरफ कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे होता है। तो इसका जो मेन रीज़न है कि अल्कोहल का रिएक्शन लेस वायलेंट है और अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन जो होता है वो आमतौर पर मोर वायलेंट होता है। तो उसकी वजह क्या है कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। मेन रीज़न जो बन रहा है वो एसिडिटी का है। The scrap of alkali metal is therefore often disposed of in the laboratory by reaction with an alcohol.
अल्कली मेटल का आमतौर पर जो स्क्रैप होता है उसको अगर आपने मतलब डिस्पोज ऑफ करना है तो आमतौर पर जो है वो उसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, अल्कोहल के साथ। वाटर के साथ हम उसे ट्रीट नहीं कर सकेंगे। अब अल्कोहल के साथ करेंगे तो अल्कोक्साइड बन जाएगा, रिएक्शन कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, यानी अनकंट्रोल्ड नहीं होगा। वाटर के साथ बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन काज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वाटर के साथ हम उनको ट्रीट नहीं करते। तो अल्कली मेटल के स्क्रैप को आमतौर पर अल्कोहल के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो अल्कोहल में रिएक्शन तो अल्कोहल भी करेगा, लेकिन अल्कोहल का जो रिएक्शन होगा वो कंट्रोलेबल होगा, वो कंट्रोल हो सकता है, जबकि वाटर के साथ रिएक्शन इनका बहुत फास्ट होता है। pKa ऑफ अल्कोहल। अब pKa क्या होता है? pKa एक्चुअली इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो किसी भी pKa और एसिडिटी आपस में इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं। अगर कहीं पे किसी कंपाउंड की pKa वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो वीक एसिड होगा, अगर pKa वैल्यू कम होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अल्कोहल की जो pKa वैल्यू है वो 16 to 18 आमतौर पर होती है, ये रेंज, एक्सेप्ट मीथानॉल। मीथानॉल की जो pKa वैल्यू है वो 16 से कम है, दैट इज 15.54। ये ओनली अल्कोहल है जिसकी pKa वैल्यू यहाँ पे कम आ रही है, 15.54। तो इट मीन के जो मीथानॉल है उसकी pKa वैल्यू इन ये जो बाकी अल्कोहल है इनसे कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू अदर अल्कोहल। इथेनॉल की pKa वैल्यू ऑलमोस्ट 17 तक होती है, तो ये वीकर एसिड है। अब अल्कोहल की pKa वैल्यू 15.74 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीथानॉल है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर की जो pKa है वो 15.74 है, तो वाटर जो है वो वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू मीथानॉल, या हम ये कह सकते हैं कि मीथानॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू वाटर। तो अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्मिनल अल्काइंस। अगर हम अल्कोहल को अल्काइन के साथ कंपेयर करें तो अल्कोहल अल्काइन के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो टर्मिनल अल्काइन है उनकी pKa 25 होती है। तो टर्मिनल अल्काइन जो है उनका कंजुगेट बेस जो है वो आमतौर पर वीक होता है एज कम्पेयर टू द कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं उनका कंजुगेट बेस वीक होता है यानी स्टेबल होता है, और जो वीकर एसिड होते हैं उनका कंजुगेट बेस अनस्टेबल होता है मीन स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो अल्काइंस हैं उनका कंजुगेट बेस अल्कोहल के कंजुगेट बेस के मुकाबले में वीक होता है यानी अनस्टेबल होता है। इस वजह से इनकी pKa वैल्यू 25 तक होती है, और अल्कोहल जो है दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन अल्केन्स। अल्केन्स की pKa वैल्यू मोर देन 45 होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर। अगर लेट से एक कंपाउंड इसकी pKa वैल्यू 15 है और एक की 17 है, तो इसमें 10 रेज टू द पावर 2 का डिफरेंस होगा, यानी 100 टाइम जो 15 वाला है वो मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस बन रहा है। ये 45 वैल्यू बन रही है, इधर 16 to 18 बन रही है, यानी लेट से ये इथेनॉल इसकी वैल्यू 17 है, तो आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आएगा इनकी एसिडिटी के अंदर। यानी ये अल्कोहल मच स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कैन, और अल्काइन के मुकाबले में भी ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, जबकि आमतौर पर वाटर के मुकाबले में ये वीकर होते हैं एक्सेप्ट मीथानॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आप कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा होती है, उनकी pKa वैल्यू जो है वो कम होगी। जिस तरह एसिटिक एसिड है उसकी pKa वैल्यू 4.74 होती है, तो अल्कोहल से जो है वो मच स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिटिक एसिड। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज मिथाइल अल्कोहल की एसिडिटी जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। मिथाइल अल्कोहल मीन मीथानॉल, तो मीथानॉल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे प्राइमरी अल्कोहल है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्ट में यानी सबसे जो वीक एसिड होता है जिसकी एसिडिटी सबसे कम होती है वो है टर्शरी अल्कोहल। सो सबसे स्ट्रांग कौन सा अल्कोहल हुआ? मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद फिर प्राइमरी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH, दैट इज मीथानॉल। तो उसके बाद फिर प्राइमरी अल्कोहल है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल है, एंड एट द लास्ट टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम ये कहें कि जो मिथाइल ग्रुप है, आमतौर पर जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें जो एसिडिटी होती है किसी भी कंपाउंड की वो आमतौर पर जो है वो डिक्रीज़ करता है। किस तरह डिक्रीज़ करेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है उसको ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उसकी इंक्रीज होगी और हाइड्रोजन आसानी से वहाँ से रिलीज नहीं होगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा, जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा, तो वो फिर उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करने में आसानी पैदा करेगा और उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो इनकी एसिडिटी का डिफरेंस आ रहा है कि हम ये कहते हैं जो मिथानॉल सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है और बाकी जो हैं वो वीकर हैं, फिर प्राइमरी हैं, फिर सेकेंडरी हैं और सबसे लास्ट में टर्शरी हैं। तो इसमें एक रीज़न तो आपको बता दिए कि जो उसका डोनेटिंग इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप्स का, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है वो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट हम नहीं कह सकते, बल्कि जो मेन इफेक्ट है यानी जो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है वो है सॉल्वेंट इफेक्ट। यानी सॉल्वेंट का आमतौर पर जो है इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सॉल्वेंट जो अल्कोहल की एसिडिटी होती है वो आमतौर पर सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज नॉट ड्यू टू द पोलर इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बट इज ड्यू टू द सॉल्वेंट इफेक्ट। यानी मेन जो रीज़न है वो सॉल्वेंट इफेक्ट है। वैसे तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे लग रहे हैं तो वो भी एसिडिटी को जो है वो जनरली डिक्रीज ही करते हैं, लेकिन जो मेन इफेक्ट यहाँ पे जो है वो काम करेगा दैट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। एज ए बल्कि अल्काइल ग्रुप इंटरफेयर्स विद द आयन डाइपोल इंटरेक्शन दैट स्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन कंजुगेट बेस ऑफ द अल्कोहल। अब यहाँ पे आमतौर पर क्या होता है कि अगर आपके पास एक अल्कोहल है उसमें बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा, तो अब देखें यहाँ पे टर्शरी वाला बल्कि था तो उसका हमने कहा है कि ये वीकेस्ट है, यहाँ पे इसका यानी जो एसिडिटी है वो बहुत कम है। अब वो क्यों कम होती है? क्योंकि जो बल्कि अल्काइल ग्रुप होता है वो जो है वो आयन डाइपोल जो है वो इंटरफेयर विद द आयन डाइपोल इंटरेक्शन दैट स्टेबलाइज द अल्कोक्साइड आयन। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब अल्कोक्साइड आयन जो है वो उसकी अल्कोक्साइड क्या होता है कि वो जो आपका अल्कोहल होगा उसका कंजुगेट बेस होता है। ये अल्कोक्साइड अल्कोहल का कंजुगेट बेस होता है। तो अल्कोक्साइड जो है उसको आमतौर पर जो सॉल्वेंट है वो स्टेबलाइज करते हैं। तो जब सॉल्वेंट अल्कोक्साइड को स्टेबलाइज करेगा तो सॉल्वेंट जो है पोलर सॉल्वेंट जब किसी आयन को स्टेबलाइज करेगा तो ओवरऑल यहाँ पे जो इंट्रैक्शन बनेगा उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। यानी ये आपका आयन हो गया और जो सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज कर रहा है वो आपके पास ओवरऑल डाइपोल हो गया। तो आयन और डाइपोल आपस में इंट्रैक्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी काज होगी। अब सॉल्वेंट इस आयन को स्टेबलाइज करेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आपका अल्काइल ग्रुप यानी जो अल्कोक्साइड के अंदर अल्काइल ग्रुप है उस अल्काइल ग्रुप का लेट्स से अल्काइल ग्रुप जो है वो है बल्कि है, उसका साइज बड़ा है, तो फिर जो इंट्रैक्शन इनका आपस में बनेगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। यानी वो इतना एसोसिएशन उनकी स्ट्रांग नहीं होगी। किसकी? आयन और डाइपोल की एसोसिएशन वीक होगी। इतना अच्छे तरीके से वो एक दूसरे को स्टेबलाइज नहीं करेंगे। इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो क्या है? बल्कि ग्रुप जो है वो इस इंट्रैक्शन को इंटरफेयर करेगा। अब वो बल्कि ग्रुप डेफिनेटली जो है वो आपके अल्कोक्साइड के अंदर मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं हो रहा यानी उसकी स्टेबिलिटी काज नहीं हो रही। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे क्यों काज नहीं होती? क्योंकि जब उसका बल्कि ग्रुप होगा तो वो जब सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा स्टेबिलिटी के लिए वो इतना अच्छा नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये वीक एसिड है। क्योंकि ज़ाहिर है जब उसका इंटरेक्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा तो जो आपका अल्कोक्साइड यानी कंजुगेट बेस है वो स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे अल्कोक्साइड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल रिएजेंट्स फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अल्कोक्साइड जो है वो ऑलरेडी आपको बता दिया सोडियम अल्कोक्साइड के बारे में। इस तरह और भी बहुत से अल्कोक्साइड होते हैं, पोटाशियम अल्कोक्साइड होते हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, इस तरह बहुत से हमारे पास अल्कोक्साइड की एग्जांपल है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अल्कोक्साइड का बहुत अहम रोल है। मोस्टली अल्कोक्साइड एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। दे आर ऑफन यूज्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनकी स्ट्रेंथ आमतौर पर जो है वो हाइड्रोक्साइड बेस यानी OH नेगेटिव जो होता है, जिस तरह NaOH से हम OH नेगेटिव हासिल करते हैं KOH से, तो इस OH से भी इनकी स्ट्रेंथ आमतौर पर ज़्यादा होती है। इस वजह से इनको अच्छे बेस कंसिडर किया जाता है यानी स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड।
they are more soluble in non-aqueous solvents such as alcohols. तो इनकी सॉल्युबिलिटी यानी अल्कोक्साइड जो होते हैं, क्योंकि ये बनते ही आमतौर पर अल्कोहल से हैं, तो अल्कोहल के अंदर ही इनकी आमतौर पर सॉल्युबिलिटी होती है। तो जब हम इनका रिएक्शन करते हैं तो वो आमतौर पर अल्कोहल में किए जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल में इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, अल्कोहल में ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ओके, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस इज द सेकंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. The reaction of alcohols with carboxylic acid is also known as esterification. Esterification is actually the reaction which involves formation of ester. एस्टर बनने के प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, और अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में एस्टर और वाटर बनता है। और अगर आप एस्टर और वाटर को कंबाइन करके जो है वो अल्कोहल और एसिड बनाएं तो उसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहते हैं, यानी आप एस्टर को जो है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को कंबाइन करके आप एस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Alcohols react with carboxylic acids on heating in the presence of small amount of concentrated sulfuric acid to form esters. अल्कोहल को आप किस तरह रिएक्ट करवाएंगे? अल्कोहल को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन करना है और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसमें ऐड करनी है। ये याद रखना है कि लार्ज अमाउंट आपने ऐड नहीं करनी, स्मॉल अमाउंट ऐड करनी है, तब जो है वो आपका रिएक्शन जो है वो रीजनेबल यील्ड आपको देगा। और एसिड ऐड करने के बाद आपने इस मिक्सचर को हीट करना है, तो एज ए रिज़ल्ट आपको एस्टर मिलेगा, यानी फिर जो आपका अल्कोहल होगा और एसिड होगा उसी तरह का आपका एस्टर होगा। इसमें जो एक आर ग्रुप, ये वाला जो आर ग्रुप है आपका, ये कहाँ से आता है? ये एसिड से आता है। और ये वाला जो आपका आर ग्रुप है, ओवरऑल ये आपका ओ आर ग्रुप जो है वो किससे आता है? ये अल्कोहल से आता है। ओके, जनरल एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमने इसको R1 कह दिया, और अल्कोहल के लिए जो है वो हम R2 कह देते हैं, यानी हम ये यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला R है ये कहाँ से आता है और ये कहाँ से आता है। तो इस वजह से आप इसको यहाँ पे लेबल कर सकते हैं, इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें। तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो RCOOR यानी एस्टर का फार्मूला है, ये एस्टर बन जाता है। और इस रिएक्शन में आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, हीट देंगे, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आमतौर पर ड्रॉप्स में हम यूज करते हैं, यानी स्मॉल अमाउंट उसकी यूज करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स। समटाइम लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या इसकी सेंसेस करते हैं तो फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर वाटर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो एक OH और एक H आपस में मिलके वाटर बना देते हैं। टिपिकल एग्जांपल इसकी अगर आप देखें तो एस्टिक एसिड जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है। एस्टिक एसिड को जब आप इथेनॉल के साथ कंबाइन करेंगे तो अब इसका जो ये जो CH3COOH है, ओवरऑल यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये CH3COOH CH3COOC2H5 यानी इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ वाटर रिलीज हो गया इस रिएक्शन में एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दीजिए कि वाटर रिलीज होता है। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर रिलीज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके ये जो एसिटाइल ग्रुप है, यानी एसिटाइल क्या है? CH3C और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म में आप देख सकेंगे इसको। तो ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है, ये इसका एसिटाइल ग्रुप एसिड से आएगा, और इसका जो दूसरा यानी यहाँ पे OC2H5 ग्रुप है, ये कहाँ से आएगा? ये इथेनॉल से आएगा। जिस तरह इथेनॉल OC2H5 देगा और एसिटिक एसिड CH3CO देगा। तो आपके पास ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे एस्टर बन जाएगा, और इसका नाम कैसे लेते हैं? इथाइल एसीटेट। अब ये जो CH3COO ग्रुप है इसको हम एसीटेट कहते हैं, तो ये अल्काइल का नाम पहले लेंगे आप, इसको हम कहेंगे इथाइल एसीटेट। एस्टर जो होते हैं आमतौर पर उनके आखिर में AT आता है, ये उनकी पहचान होती है, सफिक्स यानी इनका ये बनेगा। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह होगा कि सबसे पहले आप एसिटिक एसिड लेंगे। एसिटिक एसिड जो है आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CH3 और ये C है,
तो ये OH है और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, इनमें से एक लोन पेयर अटैक करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन पे। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये, सल्फ्यूरिक एसिड से जब ये प्रोटॉन लेगा तो ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये HSO4 नेगेटिव बनेगा, इसको यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं और H यहाँ पे ऐड हो रहा है इसके ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड बनाए पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन की फॉर्म में ये हाइड्रोजन को ले रहा है। फिर इसकी रेजोनेंस करें, ये बॉन्ड इधर एरो लगा लें, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन को हम इलेक्ट्रोफिलिक जो बनाना चाह रहे हैं ताकि ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके ऊपर अटैक कर ले। उसके बाद अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर अटैक करता है और अल्कोहल जो है वो जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी इथाइल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, चूँकि एक्स्ट्रा है इसके साथ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा OH ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट OH ग्रुप के ऊपर ये शिफ्ट होगा, तो यानी दूसरा जो OH यहाँ पे ऑलरेडी ये OH इधर मौजूद है आपके पास, जब आपने इधर एक प्रोटॉन ऐड किया तो एक OH पहले से एक बाद में बना है, तो उस OH की प्रोटोनेशन हो जाएगी। जब उसकी प्रोटोनेशन होगी तो जो OH होता है जब उसको आप OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है। वैसे OH जो होता है ये बैड लीविंग ग्रुप होता है, जब आप उसकी प्रोटोनेशन करते हैं तो वो गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है, वो आसानी से रिमूव हो जाता है फिर। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और उसके बाद जब वाटर रिमूव होगा, वाटर को रिमूवल यहाँ पे एरो के ऊपर आपको नजर आ रहा है -H2 का मतलब है इससे वाटर निकल रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और लास्ट स्टेप में बाइसल्फेट आयन यहाँ से प्रोटॉन लेगा और सल्फ्यूरिक एसिड एज ए सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा जो कि एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा था। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट काम करता है। दिस इज एक्चुअली एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाएगा, जब इधर से बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्रोटॉन लेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा। उसके बाद जब इस इधर से प्रोटॉन चला जाएगा तो ये कार्बोनेट रह जाएगा जस्ट। तो आपके पास ये देखें आप, ये एसिटाइल ग्रुप आ गया और ये आपके पास OR ग्रुप यानी OC2H5 यहाँ पे बन रहा है। तो ओवरऑल ये पार्ट आपका इथेनॉल से आया और ये पार्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। तो नेट रिजल्ट यानी अगर आप प्रोडक्ट देखें तो इथाइल एसीटेट आपके पास यहाँ पे एंड प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट है। जो एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है ये एक्चुअली रिवर्सेबल होता है, क्योंकि एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर और वाटर भी बनाते हैं और एस्टर और वाटर मिलके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाते हैं। ओवरऑल ये रिएक्शन रिवर्सेबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिवर्सेबल एरो नज़र आ रहा है कि नेट रिएक्शन जो होता है यहाँ पे रिवर्सेबल होता है। यानी आपके लेट से अगर ये बना है तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसी तरह ये आपका इंटरमीडिएट है तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह ये आपका एस्टर है तो ये एस्टर दोबारा इस तरह इसकी प्रोटोनेशन काज होकर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर अगेन ये अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। The reaction is reversible with about 65% conversion to ester at equilibrium। आमतौर पर इक्विलिब्रियम पे आपका जो प्रोडक्ट वाली साइड पे यानी राइट साइड पे इक्विलिब्रियम फेवरेबल होता है, यानी राइट साइड पे रिएक्शन आपका फेवरेबल होता है। इक्विलिब्रियम मोस्टली राइट साइड पे होता है। उसकी वजह क्या है कि आपके प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा बन रही होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल है, लेकिन फुल कंप्लीट ये फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जस्ट 65% जो है वो एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही होती है। If sulfuric acid is present in large quantity, then it will reduces the reactivity of alcohol toward carbonyl carbon of the carboxylic acid by converting the alcohol into oxonium salt। अब हमने बात की थी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए, उसको लार्ज क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में होगा तो जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन को फिर इंटरफेयर करेगा, यानी रिएक्शन आपको प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। उसकी वजह क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अल्कोहल की रिएक्टिविटी को आमतौर पर कम कर देता है। किस तरह कम करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्योंकि प्रोटोनेटिंग सॉल्वेंट है तो अल्कोहल एज ए बेस काम करेगा, तो उसको जब वो प्रोटॉन देगा तो ऑक्सोनियम साल्ट इसका बन जाता है, यानी ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। तो जाहिर है बाइसल्फेट आयन इधर से बनेगा, बाइसल्फेट और ऑक्सोनियम आयन, इन दोनों को अगर आप उसमें कंबाइन करें तो इसको हम फिर ऑक्सोनियम साल्ट कहते हैं, यानी ये नेगेटिव रेडिकल है साल्ट का और ये पॉजिटिव रेडिकल है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं
कि ये वाला जो आपका OH2 पॉजिटिव है, इट इज़ नो मोर न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि अल्कोहल ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना होता है रिएक्शन के लिए। तो जब अल्कोहल के ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाएगी, वो OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहता। इस वजह से अल्कोहल की रिएक्टिविटी हम ये कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अल्कोहल की प्रोटोनेशन करके उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है, उसकी ओवरऑल रिएक्टिविटी को कम कर देता है, इसलिए आपका रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए, उसको आपने लार्ज अमाउंट में यूज़ नहीं करना, अदरवाइज रिएक्शन में आपको रीजनेबल यूज नहीं मिलेगी। ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स रीजनेबल यील्ड ऑफ एस्टर्स। अब यहाँ पे जो सबसे फेवरेबल अल्कोहल्स होते हैं, जो ज़्यादा यील्ड देते हैं आमतौर पर एस्टर की, वो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। एज स्टेरिक हिंड्रेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एस्टरिफिकेशन। अब इसकी वजह क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उनमें स्टेरिक इफेक्ट सबसे कम होता है, उसमें स्मॉलर ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप नहीं होते। इस वजह से स्टेरिक इफेक्ट के चांसेस प्राइमरी अल्कोहल में नहीं होते, रिएक्शन फेवरेबल होगा। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में बल्कि ग्रुप मौजूद होते हैं, तो वो रिएक्शन को क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। ए हाईली ब्रांच्ड ग्रुप दैट इज बल्कि ग्रुप in either the acids or the alcohol will not only slow down the rate of esterification but also shift the equilibrium more to the left side. Left side is reactant side, यानी रिएक्शन आपका फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना अच्छे तरीके से नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आपके अल्कोहल का आर ग्रुप या एसिड का आर ग्रुप बल्कि होंगे, तो फिर रिएक्शन ओवरऑल जो है वो फेवरेबल नहीं होगा और आपको जो है वो रीजनेबल यील्ड ऑफ एस्टर नहीं मिलेगी। तो ये कहाँ पे ऐसे चांसेस होते हैं, जब आप टर्शरी या सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं, या आपका जो एसिड होता है उसका अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, यानी कोई ब्रांच ग्रुप हो या बल्कि हो जिसका साइज बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे या ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, तो फिर वो इतना फेवरेबल नहीं होगा। तो एस्टरिफिकेशन के अंदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं या एसिड विद स्मॉलर आर ग्रुप जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। Reactivity order of various alcohol towards esterification is primary alcohol is react faster than secondary react faster than tertiary. एस्टरिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट प्राइमरी अल्कोहल है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। रीज़न आपको बता दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो मेन रीज़न है। थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इज अ रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड आमतौर पर कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अल्कोहल जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जो कॉमन एसिड हैं जिनके साथ आमतौर पर अल्कोहल का रिएक्शन होता है, उनमें फास्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। हेलोजन एसिड के साथ भी हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन हेलोजन एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो उसमें मोस्टली इसका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्काइल हैलाइड होगा। Alcohols react with concentrated sulfuric acid to form alkyl hydrogen sulfate. अल्कोहल जो है जब हम उनको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो प्रोडक्ट होगा वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो OH ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाई सल्फेट ग्रुप से। तो रिएक्शन कैसे होगा, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट प्रोसीड टू कंप्लीशन इफ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तो फिर रिएक्शन आपका जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन आपका रिवर्सेबल होता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, उसकी प्रोटोनेशन सल्फ्यूरिक इसकी अल्कोहल की ईजीली होगी और ये वाटर का रिमूवल ईजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर प्रोटोनेशन रीजनेबल नहीं होगी तो फिर रिएक्शन ओवरऑल फेवरेबल नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये अल्कोहल है, इसको हम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से बाईसल्फेट आयन रिमूव होता है। यानी इसका मतलब है कि इधर से जस्ट प्रोटॉन यूज होगा। तो ये प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, फिर यहाँ से वाटर निकलेगा, यानी ये बॉन्ड इस तरफ आप ब्रेक कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन को दे रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना हुआ है यहाँ पे। वैसे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन का विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो बाईसल्फेट आयन फिर R पे अटैक करेगा। तो इस तरह ओवरऑल ये SN2 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ये R ग्रुप आपका क्या है। अगर R ग्रुप सेकेंडरी या टर्शरी यहाँ पे बात, यानी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है, तो उसमें जो R ग्रुप डेफिनेटली होगा उसका कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा।
अगर वो प्राइमरी होगा तो उसका कार्बोनियम आयन स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से उसमें SN2 रिएक्शन होगा। तो यानी ये अगर यहाँ पे मिथाइल है तो फिर SN2 होगा, अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो फिर SN1 मैकेनिज्म होगा। तो ओवरऑल यानी ये सब्सटीट्यूशन हो रही है। तो बाइसल्फेट आयन आपके पास सब्सटीट्यूट कर रहा है, किसको सब्सटीट्यूट कर रहा है, OH को अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन सल्फेट वही बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट ओवरऑल आप इसे कह सकते हैं। और इसके साथ वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इज नॉट स्टेबल टू हीट, thus ethyl hydrogen sulfate is converted into diethyl sulfate in an ester when heated at 140 degrees centigrade under reduced pressure and decomposes to alkene when heated to 170 degree centigrade। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड का साइन, डिग्री का साइन लगा लें। तो जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है यानी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, वो हीट के लिए स्टेबल नहीं होता, यानी थर्मली अनस्टेबल होता है। अगर आप उसे हीट देंगे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब आप उसे हीट देंगे तो आमतौर पर जो है वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कन्वर्ट होता है डाई इथाइल सल्फेट के अंदर। अगर आप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे आप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इस जगह इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप हीट करेंगे तो कितने टेम्परेचर के ऊपर, 140 डिग्री के ऊपर, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल सल्फेट। यानी यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाई इथाइल सल्फेट होगा। उसका फार्मूला क्या होगा, C2H5 होल ट्वाइस SO4। ये आपके पास डाई इथाइल सल्फेट, यानी 2 इथाइल ग्रुप इसके अंदर फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जस्ट एक अल्काइल ग्रुप है, यानी एक इथाइल इस तरह आएगा तो उसमें 2 इथाइल आ जाएंगे, तो वो भी ओवरऑल एक एस्टर होगा। उसके बाद अगर आप इसको जो है वो यहाँ पे 140 डिग्री पे आपने रिड्यूस प्रेशर पे से हीट करना है, कम प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। एंड डिकम्पोजेज टू अल्कीन व्हेन हीटेड टू 170। अगर आप उसको फर्दर हीट करेंगे, 170 पे हीट करेंगे तो उसकी डिकम्पोजिशन काज हो जाती है और वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ओवरऑल आपको अल्कीन देगा। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है, देखें CH2 और ये CH3 इथाइल ग्रुप है ओवरऑल। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसका ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो इसमें जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसिडिक प्रोटॉन है, स्टेल, ये एसिड के तौर पर काम कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे, प्रोटॉन को ले लेगा, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और 140 डिग्री पे टेम्परेचर आपने 140 देना है, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर आप, यानी कम प्रेशर आप देंगे। उसके बाद इसकी ये ऑक्सीजन आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अभी काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो दूसरा है इसका आपके पास जो है वो ये वाली साइड है, ये इसकी प्रोटोनेशन हो गई, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा। इस तरह ये आपका जो ऑक्साइड आयन था, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, इथाइल को ले लेगा। जब ऑलरेडी इसने एक इथाइल लिया हुआ है, इस साइड पे ऑक्सीजन एक इथाइल लिया हुआ है, ये ऑक्सीजन भी एक इथाइल ले लेगा, तो डाई इथाइल सल्फेट, ये देखें इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, डाई इथाइल सल्फेट। और ये वाला जो इसका पार्ट है अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये बॉन्ड जब इस तरफ ब्रेक होगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ 2 OH ग्रुप, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आपके पास जो है वो ये 140 डिग्री का आप टेम्परेचर दे रहे हैं, 140 पे आपको बताया है कि आप डाईइथाइल सल्फेट बनता है, 170 पे अगर आप इसे हीट करेंगे तो फिर इसमें एलिमिनेशन काज हो जाती है, यानी एक पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा और एक से ये वाला ग्रुप जाएगा। तो हाइड्रोजन और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, यानी ये बॉन्ड एक्चुअली किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को, तो ये फिर ब्रेक होकर हाइड्रोजन के साथ आएगा तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। और ये बॉन्ड जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ऑलरेडी इधर से भी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये आपका यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से भी, तो ये अल्कीन बनी, दिस इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, इसका ये बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको नजर आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे इथीन बन जाएगा, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगी। यानी इसमें एलिमिनेशन कब होगी, जब आप 170 डिग्री के ऊपर आप इसे हीट करेंगे। डाईइथाइल सल्फेट इज वेरी यूजफुल इथाइलेटिंग एजेंट, यानी डाईइथाइल सल्फेट और डाई मिथाइल सल्फेट ये आमतौर पर अल्कलेशन में यूज होते हैं। अगर आपने इथाइल ग्रुप लेके आना है तो स्पेशली वो इथाइलेशन या मिथाइलेशन करते हैं तो उसमें इथाइल
डाईथाइल सल्फेट से आता है और मिथाइल डाईमिथाइल सल्फेट से। डाईमिथाइल सल्फेट जो है वो, जिसको हम CH2 होल ट्वाइस SO2 भी आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पे होल ट्वाइस कर लें इसको, या CH3 होल ट्वाइस SO4 भी आप इसे कह सकते हैं। यानी एक्चुअली आपके पास जो है वो यहाँ पे ओवरऑल नेट अगर आप देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप और ओवरऑल एक सल्फेट ग्रुप होता है। सल्फेट मीन 4 ऑक्सीजन होते हैं और एक सल्फर होता है। तो आप फार्मूला इस तरह लिखें, ये इस तरह, ये एक ही बात है, दोनों तरह आप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर उसका देखें तो एक तरफ एक मिथाक्सी ग्रुप लगा होता है, एक तरफ दूसरा, तो उस तरह मिथाक्सी को अलग करके आप SO2 सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन है उनको अलग भी आप लिख सकते हैं, और इस तरह फिर आप ऑक्सीजन को कंबाइन भी लिख सकते हैं यानी सल्फर के साथ। तो ओवरऑल नाम क्या होगा? डाईमिथाइल सल्फेट। अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर से इजीली इसका नाम पढ़ सकते हैं, डाईमिथाइल सल्फेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथानॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इज यूज्ड फॉर मिथाइलेशन। यानी ये जो डाईमिथाइल सल्फेट है ये कहाँ पे यूज होता है? ये मिथाइलेशन के लिए। डाईथाइल सल्फेट इथाइलेशन के लिए यूज होता है। इथाइल ग्रुप आपको चाहिए तो ये आपको इथाइल ग्रुप देगा। तो इसके अलावा हमारे पास जो इथाइल ग्रुप है वो इथाइल एलाइड से भी हासिल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इथाइल होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए होता है, तो वो इथाइल एलाइड से भी हासिल होता है, जिस तरह इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है। इसी तरह मिथाइल ग्रुप मिथाइल आयोडाइड, बहुत कॉमन जो है मिथाइल एटेंगेट है, मिथाइल आयोडाइड, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे डाईमिथाइल सल्फेट, क्योंकि ये आसानी से बनाया जा सकता है, तो डाईमिथाइल सल्फेट को भी मिथाइलेशन के लिए आमतौर पर हम यूज करते हैं। Fourth reaction is oxidation of alcohols. Oxidation is very common reaction in organic chemistry. We have already discussed about oxidation in types of reactions. तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बहुत कॉमन है। Reaction of alcohols with oxidizing agents depends on the number of alpha hydrogen present in alcohol. अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन एटम बेयरिंग द OH ग्रुप। यानी जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप होता है उस कार्बन को आमतौर पर जो है वो हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, यानी जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अल्कोहल के साथ, वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर भी ये रिएक्शन डिपेंड करता है कि आपने उस अल्कोहल को जो कार्बोनिल तक ऑक्सीडाइज करना है, या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोनिल को फर्दर रिड्यूस करके एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से केसेस अभी हम इस तरह के डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ओवरऑल जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को हम किस तरह ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हैज़ 2 अल्फा हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और जब ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये आमतौर पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका जो कार्बन है जिस पे OH होता है वो प्राइमरी कार्बन है, तो उसके साथ डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो वो रिमूव होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एक बल्कि रिमूव होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर दूसरा जब रिमूव होगा तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। The resulting aldehyde still has 1 alpha hydrogen, so it can be further oxidized to form carboxylic acid. एक जाएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। The oxidation of aldehyde to carboxylic acid required milder oxidizing. This is actually I. यहाँ पे I लिख दें, MILDER, milder oxidizing agent than those required for oxidation of primary alcohol to aldehydes. Oxidation of aldehyde to carboxylic acid, यानी ये बहुत ईजी होता है आमतौर पर। यानी अगर आप aldehyde to carboxylic acid जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसके लिए माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आमतौर पर आप यूज कर सकते हैं। Then those required for oxidation of primary alcohol to aldehydes. जब आप अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होना चाहिए। तो अदरवाइज जो एल्डिहाइड से आप उसको कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वहाँ पे काम कर सकता है।
तो सबसे मेन जो होता है वो आपने प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना होता है, एल्डिहाइड में। तो उसमें ये दो स्टेप में यानी रिएक्शन होता है, पहले आप अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर एल्डिहाइड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अल्कोहल की जब एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्दर वो रिएक्शन नहीं करते, और कुछ जो है वो फर्दर रिएक्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स देयरफॉर डज नॉट स्टॉप एट द एल्डिहाइड स्टेज। आमतौर पर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप नहीं होती, बट प्रोसीड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए एंड प्रोडक्ट बनता है आमतौर पर। ओके, अल्कोहल को यहाँ पे आप देखें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के जनरल रिएक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जस्ट आपको दिखाया गया है कि ऑक्सीजन का मतलब है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो वो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ओवरऑल जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास यहाँ से ओवरऑल दिस अगर आप इसमें चेंज देखें तो इसमें दो हाइड्रोजन जो आपके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे, तो इन दो में से एक हाइड्रोजन अब यहाँ पे रिमूव हो चुका है, जस्ट इसके पास वन हाइड्रोजन रह गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में वो हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है क्योंकि उसकी जगह OH ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। तो यानी आप ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन वो ओवरऑल अल्कोहल में रिमूव होंगे तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आमतौर पर लिया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हाइड्रोजन मोस्टली वाटर की फॉर्म में यहाँ पे रिमूव होता है ताकि रिएक्शन आपका रिवर्स ना हो। तो वाटर फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड होगी। बाकी आप ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी अल्कोहल के केस में और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी। फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। As aldehydes generally have low boiling point than corresponding alcohols and can be removed from reaction mixture by distillation as soon as they are formed. एल्डिहाइड जो होते हैं आमतौर पर उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो इसको फिर हम जो है इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अपनी सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो जो ही ये बनेंगे रिएक्शन में तो फ़ौरन इनको फिर हम डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, अल्कोहल से हम इनकी सेपरेशन कर सकते हैं। चूँकि अल्कोहल के मुकाबले में इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन इज एवोपरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, कि हम इनकी आसानी से हम इनको गैसियस स्टेट में जो है वो कलेक्ट करते हैं और फिर कंडेंस करके हम उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज एप्लीकेबल ओनली टू एल्डिहाइड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री। अब यहाँ ये कौन सी जगह पे आमतौर पर एप्लीकेबल होगा कि जहाँ पे एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 100 डिग्री होगा। अगर एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 डिग्री है तो फिर ये वाली स्ट्रेटेजी यानी डिस्टिलेशन वाली जिसमें आप एल्डिहाइड को रिमूव कर रहे हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका आपको एडवांटेज क्या है कि आप एल्डिहाइड्स जो है वो फर्दर उसको ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। इस तरह अगर आप रिमूव करेंगे तो आपको एल्डिहाइड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर कन्वर्ट नहीं होगा। In other cases, this method is used for oxidation of primary alcohol to carboxylic acid. तो आमतौर पर आप जो एल्डिहाइड हैं वो भी हासिल कर सकते हैं इसमें, यानी आप अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर, लेकिन आप अगर वहाँ पे उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 होगा तो आप डिस्टिलेशन के थ्रू उनकी आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो फिर वो ये मेथड इतना वैलिड नहीं होगा। तो इस वजह से जो दूसरा इस रिएक्शन की एप्लीकेशन है वो ये है कि हम प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत से केसेस में जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड दरकार होते हैं, तो हम अल्कोहल को एज ए रिएक्टेंट यूज़ करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे प्रोडक्ट होते हैं, एल्डिहाइड की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स इन लेबोरेटरी कैन बी कैरीड आउट बाय वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। डेफिनेटली आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करेंगे। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्रोमिक एसिड H2CrO4 which is generally formed by reaction of chromic oxide CrO3 or potassium dichromate K2Cr2O7 with sulfuric acid। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे कॉमन है वो क्रोमिक एसिड है।
प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए सबसे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक एसिड है, जिसका फार्मूला है H2CrO4। अब ये बनता कैसे है? क्रोमिक एसिड आमतौर पर दो तरीकों से बनाया जाता है, या तो आप इसको क्रोमिक ऑक्साइड से बना सकते हैं या आप इसको पोटाशियम डाइक्रोमेट से। तो ये जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम जो है वो रिएक्शन के दौरान ही इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो उसमें जो है क्रोमिक ऑक्साइड से भी हम इसे हासिल कर सकते हैं और पोटाशियम डाइक्रोमेट से भी। इसलिए आपने बहुत से ऑर्गेनिक रिएक्शन में एरो पे देखा होगा कि वहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट लिखा होता है, साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होता है। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके आप इसको हासिल कर सकते हैं क्रोमिक एसिड को। क्रोमिक एसिड सॉरी क्रोमिक ऑक्साइड कैन बी ट्रीटेड विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड टू फॉर्म क्रोमिक एसिड। अगर आप क्रोमिक ऑक्साइड की बात करें तो उसको एक तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी आप उसे कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ आप उसे कंबाइन करके उससे भी आप जो है वो क्रोमिक एसिड हासिल कर सकते हैं। मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। solution of chromic oxide aqueous sulfuric acid and acetone is called Jones reagent। आमतौर पर Jones reagent के बारे में हम कहते हैं कि Jones reagent is the solution of chromic oxide and aqueous sulfuric acid। लेकिन क्योंकि इसमें एसीटोन एज ए रिएक्शन सॉल्वेंट यूज होता है तो उसको भी हम कंबाइन करके यहाँ पे ओवरऑल इसको Jones reagent कह देते हैं। तो यानी Jones reagent में क्या होता है कि Jones reagent एक सोल्यूशन होता है, उसमें क्या क्या होता है? क्रोमिक ऑक्साइड, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन होता है। तो एसीटोन आमतौर पर ऐसे सॉल्वेंट काम करता है। Jones reagent हैज नो इफेक्ट ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे इसके ऊपर आमतौर पर ये जो क्रोमिक एसिड है इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। जाहिर है आपका जो Jones reagent है वो एक्चुअली दैट इज सोर्स ऑफ क्रोमिक एसिड, तो इसका डबल बॉन्ड पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर इसका इफेक्ट कोई खास नहीं होता है, या इसके जो रिएजेंट है उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। ओवरऑल रिएक्शन, इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है और इसको जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो आपको एसिटल्डिहाइड मिलेगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एसिटल्डिहाइड मिलेगा। उसके बाद एसिटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसी मीडियम में और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या है? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है K2Cr2O7 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यानी दो क्रोमेट आयन इसके अंदर होते हैं। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इस तरफ भी ऑक्सीजन नेगेटिव है, और चूंकि ऑक्सीजन जब एक अमाउंट बनाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, साथ पोटेशियम पॉजिटिव है, इधर एक पोटेशियम है, इधर ये ओवरऑल एक K2Cr2O7 का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इसके प्रोटॉन के ऊपर यहाँ से, यानी ये प्रोटॉन लेगा। तो जब ये प्रोटॉन लेगा तो आपके पास जो है ये OH बन जाएगा, यानी यहाँ से पोटेशियम चला जाएगा। इसके बाद जो दूसरा जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ से प्रोटॉन लेगा, तो आपके पास जो है यानी इधर से भी प्रोटॉन चला जाएगा, इधर से भी, तो ये सल्फेट रह जाएगा, इसमें SO4-2 रह जाएगा। तो SO4-2 अगर आप उसको स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह होगा, ये पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 है, K2SO4, और इधर भी OH बन गया, इधर भी OH बन गया। अब ये इंटरमीडिएट जो आपका है ये फर्दर रिएक्ट करेगा यहाँ पे वाटर के साथ, ये रिएक्ट करेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। तो वाटर जब इस क्रोमियम के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ऑक्सीजन की तरफ रहेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से जो वाटर है वो उसमें 3 बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ से वाटर के जो प्रोटॉन है, एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा। प्रोटॉन जब शिफ्ट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिक एसिड में, ये वाली साइड की इसमें कन्वर्ट होगी क्रोमिक एसिड। तो डेफिनेटली जब इसको प्रोटॉन मिलेगा तो ये भी क्रोमिक एसिड, यानी 2 मोल ऑफ क्रोमिक एसिड आपको फिर मिलेंगे। कितने मोल आपको मिलेंगे? एक पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आप यूज करेंगे तो उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल यूज होता है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके एक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आपको 2 मोल ऑफ क्रोमिक एसिड यहाँ पे इस रिएक्शन में मिलेंगे। जब क्रोमिक एसिड बन जाता है तो फिर हम उससे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद क्रोमिक एसिड, यानी सबसे पहले हमने क्रोमिक एसिड बनाया, उसके बाद हम प्राइमरी अल्कोहल की उसके साथ ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म अब देखते हैं कि ये कैसे होगा।
इसमें क्रोमिक एसिड का ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप कंबाइन करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनर है, ऑक्सीजन लोन पेयर से प्रोटॉन ले लेगा, ये वाली यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोटॉन लेगा और ये बाईसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अब क्रोमियम जो है ना इसके ऊपर आसानी से निक्लोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीजन निक्लोफाइल की फॉर्म में अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अब ये इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। इधर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो यानी ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, हाइड्रोजन शिफ्ट है। हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद यहाँ से ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपके जो अल्कोहल है उसमें आपको यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। तो वो हाइड्रोजन कौन निकालता है? उसको वाटर भी निकाल सकता है, वाटर एज ए बेस काम कर सकता है और इसके साथ साथ जो बाईसल्फाइड आयन यहाँ से आपने निकाला है वो भी एज ए बेस काम कर सकता है। और बाईसल्फाइड यूज होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से इस रिएक्शन में रिमूव हो जाएगा, यानी उसने एज ए कैटालिस्ट काम। तो यहाँ से जब बाईसल्फाइड आयन जो है वो अटैक करेगा प्रोटॉन पे एज ए निक्लोफाइल, सॉरी एज ए बेस अटैक करेगा, इसको निकालेगा यहाँ से, तो ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्रोमियम की तरफ, क्रोमियम को इधर एक बॉन्ड मिल रहा है और इधर से एक इसका ब्रेक हो रहा है, तो इसमें नेट यानी चेंज यानी न्यूट्रल ही होगा, इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ से ओवरऑल वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से वाटर निकलेगा और ये वाली जो आपकी साइड है ये क्या बन जाएगी? क्रोमस एसिड। यहाँ से क्रोमस एसिड बन जाएगा और उसके बाद ये वाली जो आपकी साइड है ये एक हाइड्रोजन रह जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन, ये CH3 है इसका, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाए यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे जब आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा? ये जो एल्डिहाइड है, क्योंकि हमने ये कहा कि जो क्रोमिक एसिड है उसमें या पोटेशियम डाइक्रोमेट के मीडियम में एल्डिहाइड स्टेबल नहीं होता, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे इसकी प्रोटोनेशन होगी, ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा तो कार्बोनिल एक्टिवेट हो जाता है, इसके ऊपर इजीली निक्लोफाइल अटैक करता है यानी वाटर अटैक कर लेगा। तो उसके बाद वाटर के दो हाइड्रोजन, इसके पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो वाटर है इसका जो प्रोटॉन है वो आपने निकालना है, तो बाईसल्फाइड आयन यहाँ जो आपने निकाला है इससे इसको प्रोटॉन में सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा, इट मीन इट इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो इसके बाद जब इसका प्रोटॉन निकलेगा तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल हाइड्रेट बन जाएगा। हाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है यहाँ पे, यानी किससे बन रहा है? एल्डिहाइड से बन रहा है, ये कार्बोनिल कंपाउंड से बनता है, दिस इज हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड। तो हाइड्रेट के बाद जो है वो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड के साथ फर्दर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखा था। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप इसे कंबाइन करेंगे इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, ये OH पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद इससे बाईसल्फाइड आयन बन जाएगा, यानी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से बाईसल्फाइड बन जाएगा। तो यानी सबसे पहले आपने जो इस रिएक्शन में जो है वो हाइड्रेट बनाना है, तो हाइड्रेट फर्दर यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो क्रोमस एसिड को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के इसकी ये प्रोटोनेटेड फॉर्म ले लेनी है। फिर इस प्रोटोनेटेड फॉर्म के साथ जो है वो इस तरह एज ए न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल अटैक करेगा, जिस तरह प्रीवियस रिएक्शन हमने किया बिल्कुल उसी तरह इसका भी मैकेनिज्म होगा। जब ये अटैक करेगा इधर से प्रोटॉन शिफ्ट होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, ये बॉन्ड अभी एक ही हाइड्रोजन आपके पास रहेगा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी आपका पहले लॉस हो चुका है, अब आपका जस्ट एक हाइड्रोजन इसके अंदर रहता था, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से अब रिमूव होगा। अब आप देख सकते हैं कि वो हाइड्रोजन, ये एक्चुअली हाइड्रेट यहाँ पे आपने लिया, दिस इज योर हाइड्रेट, ये अल्कोहल नहीं है बल्कि ये हाइड्रेट जो यहाँ पे आपने बनाया इसको ही हमने लिया है। तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस हाइड्रोजन यहाँ पे ये एल्डिहाइड से आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है, इसका बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बोनिल बन जाएगा, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, तो वाटर भी एज ए बेस काम कर सकता है और बाईसल्फाइड आयन भी एज ए बेस, यानी जो एसिड का कंजुगेट बेस है वो भी एज ए बेस काम कर सकता है। तो एसिटिक एसिड आपको प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा, क्रोमस एसिड मिलेगा और साथ वाटर मिलेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को हम आमतौर पर PCC कहते हैं। PCC क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इससे भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स विदाउट देयर कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन लेबोरेटरी विद पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
PCC के साथ हम इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में उसकी कन्वर्जन नहीं होगी, यानी एल्डिहाइड स्टेज पे जाकर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि एल्डिहाइड पे आप रिएक्शन स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक सिलेक्टिव रिएजेंट है जो एल्डिहाइड तक रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन ये नहीं करता। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग क्रोमिक ऑक्साइड इन HCl एंड देन ट्रीटमेंट विद पायरिडीन। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कैसे आप हासिल करेंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? इसको आप हासिल करने के लिए आप जो क्रोमिक ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड को HCl में आपने डिसॉल्व करना है और फिर उसको ट्रीट करना है किसके साथ? पायरिडीन के साथ। HCl के साथ ट्रीट करने के बाद पायरिडीन के साथ आपने इसे ट्रीट करना है और उसके बाद जो है वो पायरिडीन के साथ जब आप ट्रीट करेंगे, यानी ये मिक्सचर आप क्रोमिक ऑक्साइड और HCl को पायरिडीन के साथ आप ट्रीट करेंगे तो आपके पास PCC बन जाएगा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बन जाएगा। PCC आल्सो डज नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड को आमतौर पर अफेक्ट नहीं करता PCC। इसकी फॉर्मेशन का सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं विद मैकेनिज्म क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे इसके बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसके बाद HCl जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो इसमें जो Cl जो होता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और H जो होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड H पे अटैक करेगा और क्लोराइड जो है इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा आपका, यानी एक तरफ क्लोराइड आ जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आएगा, क्लोराइड क्रोमियम के साथ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं क्लोरोक्रोमिक एसिड। क्लोरोक्रोमिक एसिड पायरिडीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप इन दोनों को पहले लेते हैं और फिर पायरिडीन के साथ कंबाइन करते हैं। तो पायरिडीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा प्रोटॉन पे, बल्कि एज ए बेस अटैक करेगा, प्रोटॉन निकालेगा यहाँ से, तो पायरिडीनियम आयन बन जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये नेगेटिव बन जाएगा, तो आपकी ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल ये आपके पास क्लोरोक्रोमेट बन जाएगा, ये वाला क्लोरोक्रोमेट है, तो ये पायरिडीनियम है। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी एक साल्ट टाइप ये कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है, जिसको हम PCC कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड विद PCC। अब इसको विद मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्रोमियम के ऊपर, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस पे एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये 2 और नेगेटिव हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे, ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होगा, एक किसी एक के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, OH बन गया ये। उसके बाद ये जब तक इसका जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ ये पायरिडीनियम आपने इसको लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साल्ट एसोसिएशन यहाँ पे शो करेंगे तो किसी एक के साथ आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये इसके पास होगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ से क्लोराइड निकलेगा। अब क्लोराइड नेगेटिव और ये आप उसमें कंबाइन हो सकते हैं, यानी यहाँ पे पायरिडीनियम क्लोराइड, दिस इज पायरिडीनियम क्लोराइड। उसके बाद जो है वो जो दूसरा पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, इसमें चूंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन इसके अंदर रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा? क्लोराइड इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, HCl की फॉर्म में से निकालेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड क्रोमियम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक R रह जाएगा और एक H रह जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये एल्डिहाइड बन गया। और ये वाला जो आपका पार्ट है ये जाहिर है ये जब इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो HCl ये निकाल रहा है, तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फिर जो पायरिडीनियम है, पायरिडीनियम और यहाँ पे जो नेगेटिव वाला बनेगा ये वाला, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये देखिए जब इस तरफ ब्रेक होगा ऑक्सीजन में नेगेटिव, तो ये आपस में कंबाइन होकर ये एक इंटरमीडिएट यानी कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद ये जो आपके पास इसका नेगेटिव आयन है ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, यानी प्रोटॉन ले लेता है। जब ये प्रोटॉन लेगा तो ये क्रोमस एसिड बन जाएगा। ये पहले भी हमने बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनाया था प्रीवियस रिएक्शन में। पायरिडीनियम आयन जो है, पायरिडीनियम जो है वो क्लोराइड के साथ मिलेगा तो पायरिडीनियम क्लोराइड बना देगा, यानी इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में पायरिडीनियम क्लोराइड होगा। तो जब एल्डिहाइड बन जाता है तो फिर एल्डिहाइड के साथ फर्दर इसका रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी एल्डिहाइड के स्टेज पे यहाँ पे रिएक्शन आके स्टॉप हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद KMnO4। एक और ऑप्शन भी हमारे पास होता है, KMnO4 इज आल्सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन आल्सो बी यूज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों को आप इससे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं।
तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है और आमतौर पर प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि अब वो रिएक्शन यहाँ पे KMnO4 जो है ना ये एल्डिहाइड स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप नहीं करेगा, ये उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड विद अल्कलाइन एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट। इसके लिए आप जो है वो आमतौर पर पोटेशियम परमैंगनेट को जो है वो एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, और अल्कलाइन मीडियम में। तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आप लें, उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करें, तो इसमें MnO2 यानी जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है और वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, यानी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में वहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में बन जाता है। तो ये कब बनेगा, जब आप बेसिक कंडीशन यानी अल्कलाइन कंडीशन का मतलब क्या है, बेसिक कंडीशन आप यूज करेंगे। एंड कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ज़ाहिर है प्रिसिपिटेट है, इनसॉल्युबल होगा, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसको फिल्टर कर सकते हैं आप, तो वो ज़ाहिर सॉल्युबल नहीं है तो फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उसे रिमूव कर सकते हैं। द फिल्ट्रेट क्या होता है, जो चीज़ फिल्टर पेपर से गुजर जाती है वो आमतौर पर फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है वो रेजिड्यू होता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर रेजिड्यू में तो आपको प्रिसिपिटेट आ जाएगा, जो चीज़ गुजर जाएगी उसमें से जो लिक्विड पोर्शन वो फिल्ट्रेट होगा। तो फिल्ट्रेट में एक्चुअली आपका प्रोडक्ट होता है। फिल्ट्रेट ऑन एसिडिफिकेशन यील्ड्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप उसकी फिर एसिडिफिकेशन करेंगे, यानी एसिड कुछ अमाउंट में उसमें डाल के जो है वो उसको ट्रीट करेंगे एसिड के साथ, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। KMnO4 is also a powerful oxidizing agent, therefore it does not stop the reaction at aldehyde stage. Neutral KMnO4 oxidizes unsaturated groups more rapidly than alcohol। यानी आमतौर पर जो है वो जो न्यूट्रल KMnO4 है, क्योंकि KMnO4 जो है वो आमतौर पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में यूज किया जा सकता है। तो अनसेचुरेटेड ग्रुप को न्यूट्रल KMnO4 जो है वो मोर रैपिडली जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है एज कम्पेयर टू। अब वही न्यूट्रल KMnO4 अगर आप अल्कोहल के साथ करें तो वो इतना रैपिडली उसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जबकि अनसेचुरेटेड को जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज करता है, उसका रिएक्शन अनसेचुरेटेड के साथ फास्ट होगा। किसका, न्यूट्रल KMnO4 का। यहाँ पे आप न्यूट्रल यूज नहीं कर रहे, आप अल्कलाइन या बेसिक KMnO4 यूज कर रहे हैं, यानी बेसिक मीडियम में आप उसे यूज कर रहे हैं। ओके, इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल KMnO4 के साथ रिएक्ट किया KOH की मौजूदगी में, यानी KOH ज़ाहिर अल्कली बेस है तो हीट करेंगे साथ, MnO2 बाई प्रोडक्ट के तौर पर प्रिसिपिटेट। अब ये एरो डाउनवर्ड एरो का मतलब है ये प्रिसिपिटेट बनेगा। उसके बाद पोटेशियम कार्बोक्सिलेट और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा, और उसके बाद पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की आप हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करेंगे तो ये एसिड मीडियम के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये नेट रिएक्शन इसका ये होगा, यानी यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल जो है उससे उसका साल्ट बनेगा, और ज़ाहिर है आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। उसके बाद आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, डेफिनेटली उसमें रिएक्शन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका इन प्रोडक्ट होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, यहाँ पे आप इसको सेकेंडरी कर लें, अल्कोहल भी साथ लिख लें, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल लिख लें। सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कीटोन बनाएगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। द रिएक्शन स्टॉप्स एट कीटोन स्टेज बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल हैव ओनली वन अल्फा कार्बन। कीटोन स्टेज पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फर्दर कीटोन की आमतौर पर ऑक्सीडेशन काज नहीं होती। तो यहाँ पे यानी एल्डिहाइड वाला जो प्रॉब्लम पहले मैंने आपको बताया कि उसमें फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर सकता है, कीटोन के साथ फर्दर वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जस्ट सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में, यहाँ पे ये देखें, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है इधर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसके पास, और दो आर ग्रुप है, यानी कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है जब इसको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे वो ओवरऑल यानी वो ऑक्सीजन देगा यहाँ पे, तो यहाँ से जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन बी कैरीड आउट विद क्रोमिक एसिड और KMnO4, दोनों के साथ आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। मैकेनिज्म इज सिमिलर टू ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट वही होता है। हाउएवर रिएक्शन स्टॉप्स एट कीटोन स्टेज, वहाँ पे ये है कि रिएक्शन जो है आपका एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है तो वो यहाँ पे नहीं होगा। क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर सेकेंडरी अल्कोहल ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आमतौर पर क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो
कहाँ पे यूजफुल होता है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन, यानी क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करना। ये प्राइमरी अल्कोहल के भी आप कर सकते हैं और सेकेंडरी के लिए कहता है ये ज़्यादा यूजफुल होता है। वाई? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्योंकि कीटोन जो होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब लेट्स से अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए और आप क्रोमिक एसिड यूज कर रहे हैं तो आपको तो एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आपको तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, तो इसलिए वो फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंडरी के लिए फेवरेबल है क्योंकि कीटोन स्टेज पर रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। कीटोन एज ए प्रोडक्ट स्टेबल है, एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए स्टेबल नहीं होता। ओके, यहाँ पे एक टिपिकल एग्जांपल है प्रोपेन 2-ऑल, दैट इज 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल को अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ट्रीट करें, डेफिनेटली ये फिर आपस में मिल के क्या बनाएंगे, क्रोमिक एसिड बनाएंगे। और ओवरऑल जब आप इस तरीके में हीट देंगे क्रोमिक एसिड बनेगा और हीट की मौजूदगी में आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन 2-ऑल यानी एसीटोन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ओवरऑल यानी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाता है और एक हाइड्रोजन जो आपका कार्बन से जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके कार्बन से एक वक्त में एक हाइड्रोजन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन से। इस तरह जो है वो आपके प्राइमरी अल्कोहल में भी सेम यही हो रहा है कि आपको प्राइमरी अल्कोहल में भी एक हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाता है और एक कार्बन से जाता है। तो इस तरह यानी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है वो जस्ट जो अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन के साथ होगा वही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है एल्डिहाइड के केस में। तो इसके बाद देख सकते हैं आप प्रोपेन 2-ऑन यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। उसके बाद अगर आप इसको KMnO4 के साथ मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, सेम वही रिएक्शन होगा और वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जस्ट ऑक्सीडाइजिंग यानी यहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं क्योंकि आप इसके साथ भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। ये अगर करेंगे तो क्रोमिक एसिड इधर बनेगा, वो फर्दर रिएक्शन करेगा तो ये डायरेक्ट KMnO4 इधर रिएक्ट कर सकता है। और ऑलरेडी हम KMnO4 के रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद क्रोमिक एसिड, यानी क्रोमिक एसिड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका एक तो वही मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए डिस्कस कर चुके हैं वो मैकेनिज्म भी आप इसके लिए लिख सकते हैं और ये वाला मैकेनिज्म भी आप कर सकते हैं। और ये मैकेनिज्म आप उसके लिए भी कर सकते हैं, यानी ये जो मैकेनिज्म अभी आपको बताऊंगा ये आप प्राइमरी अल्कोहल के लिए भी ये वाला मैकेनिज्म जो है वो लिख सकते हैं और ये मैकेनिज्म भी उसके लिए पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल का जो सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक है, उसका लोन पर अटैक करेगा, प्रोटॉन यहाँ से लेगा यानी इसकी प्रोटोनेशन होगी, फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, जब वाटर निकलेगा कार्बोनियम आयन बनेगा। अब ये कार्बोनियम आयन कंपैरेटिवली स्टेबल है इधर, तो इस वजह से कार्बोनियम आयन स्टेबल है, यानी सेकेंडरी कार्बोनियम आयन यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर अटैक करेगा ये जो आपका इसका रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ पे इसका कंजुगेट बेस है यानी जो क्रोमिक एसिड का, तो हाइड्रोजन क्रोमेट ऐसे कह सकते हैं। तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन के ऊपर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्दर रिएक्शन कैसे होगा, ये बांड क्रोमियम की तरफ ब्रेक होगा और ये वाला बांड हाइड्रोजन लेगा, ये हाइड्रोजन यानी से ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये बांड इधर शिफ्ट होगा। इस तरह आपके पास अब देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ से जब ये दो मिथाइल ग्रुप है इधर डबल बांड ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये आपको कीटोन मिल जाएगा, दिस इज एसीटोन। ठीक है, कीटोन की एग्जांपल है। इस तरह ये क्रोमस एसिड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर शिफ्ट होगा, क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सीजन रह जाएंगे, 2 ऑक्सीजन ये वाले और एक ये वाला, तो ये ऑक्सीजन जो है ना ये हाइड्रोजन भी ले रहा है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्रोमस एसिड बन जाएगा। दिस मैकेनिज्म इज आल्सो पॉसिबल फॉर रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद क्रोमिक एसिड एक्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। ऑलरेडी प्राइमरी में भी हमने डिस्कस किया लेकिन वो दूसरा मैकेनिज्म था, वो इसके लिए आप लिख सकते हैं और ये उसके लिए भी लिख सकते हैं। अब फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बोनियम आयन बनने वाला स्टेज है वो आपने वहाँ पे जाहिर है आप करेंगे तो वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनेगा। प्राइमरी कार्बोनियम आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो फिर वहाँ पे वो डायरेक्ट स्टेप होगा ये वाला, यानी ये वाला जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन वाटर है और अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, ये फिर आपने सेम स्टेप में से शो करना है। एज प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज अनस्टेबल सो इन सच केस अटैक ऑफ this hydrogen chromate and removal of H2O take place in the same step। जस्ट ये वाला जो स्टेप है ना, फिर यहाँ पे आप कार्बोनियम आयन नहीं बनाएंगे, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा, इसका रिमूवल और इसका अटैक और डायरेक्ट ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये इसमें। किस केस में, जब आपके पास
प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल की हमने बात की है। तो सेकेंडरी में कार्बोनियम आयन समहाउ स्टेबल होता है, प्राइमरी में वो अनस्टेबल होता है। Oxidation of tertiary alcohol. Tertiary alcohols have no alpha hydrogen atom and therefore generally do not undergo oxidation, यानी they are resistant to oxidation. टर्शरी अल्कोहल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। असल जो ड्राइविंग फोर्स है ऑक्सीडेशन के लिए वो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा जिस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी में था तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है। टर्शरी में नहीं है तो ऑक्सीडेशन के चांस बहुत कम होते हैं या आमतौर पर नहीं होती है ऑक्सीडेशन। यानी इस तरह की पोजीशन टर्शरी अल्कोहल जो है वो आमतौर पर ऑक्सीडेशन उनके अंदर पॉसिबल नहीं होती, ये बहुत कम होती है। हाउएवर on prolonged heating with acidic oxidizing agent, the tertiary alcohol undergo dehydration to form alkenes which undergo oxidative degradation through cleavage of carbon-carbon double bond to form carbonyl compound of low molecular weight. अब एक तरह आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है और जो है उसमें आप एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें और उसको प्रोलॉन्ग जो है वो हीट करें, यानी ज़्यादा टाइम के लिए आप उसे हीट करें हाई टेम्परेचर पे। जब आप उसकी हीटिंग करेंगे तो उसमें जो है उसकी डिहाइड्रेशन काज हो जाती है टर्शरी अल्कोहल की, वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कीन की फर्दर जो है ना वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हो जाती है। जाहिर है जब आपके पास अल्कोहल है तो उसको जब आप एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली उससे वाटर रिमूव होगा और उसके बाद उससे फिर प्रोटॉन भी निकलेगा दूसरी पोजीशन पे, यानी एलिमिनेशन काज होगी तो अल्कीन बनेगा। अब जो अल्कीन है उसकी फर्दर, क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी ये फर्दर उस यानी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कर देगा। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का मतलब है कि अल्कीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, उसके कार्बन अलग हो जाएंगे और वो फिर जो है वो मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आमतौर पर बनाता है थ्रू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये भी याद रखना है कि यहाँ पे छोटे जो है वो मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट वाले, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोनिल कंपाउंड इसमें बनेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है उसकी डिग्रेडेशन होगी तो वो टूटेगा, तो वो अपने फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा, तो जो फ्रेगमेंट होंगे उनमें फ्यू कार्बन ही होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टर्शरी अल्कोहल 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये टर्शरी अल्कोहल की एग्जांपल है। इसमें ये टर्शरी कार्बन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ OH अटैच है, इसलिए हम इसको टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। कोई हाइड्रोजन इसके साथ डायरेक्टली नहीं है। तो अब क्रोमिक ऑक्साइड और एसिड की मौजूदगी में जब आप इसे यूज करेंगे, एसिडिक कंडीशन में हीट देंगे तो उसमें ओवरऑल क्या होगा, तो एसिड की मौजूदगी में यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। क्या जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में और इधर से H निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर इसकी फर्दर जब हीट करेंगे आप और इसको, यानी हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर एयर, तो विदाउट हीट आप इस रिएक्शन को फिर प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। तो क्रोमिक ऑक्साइड और एसिडिक मीडियम में जब आप इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। याद रखिएगा इस जगह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जस्ट आपको साइन लगा के बताया गया है कि यहाँ से आपने इसकी क्लीवेज करनी होती है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपके पास यहाँ पे इस साइड से अगर आप देखें तो इस साइड पे ज़ाहिर है आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा। और दूसरा जो पार्ट है ये इधर एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये CH3 है, तो इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, तो आपका पेयर ऑफ कार्बोनिल बनेगा। तो दूसरा एसिटाल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड इज एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड आप जानते हैं कि इस मीडियम में एसिटाल्डिहाइड जो है वो स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल होता है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। Conversion to alkyl halides. This is the fifth reaction of alcohols. Alcohols can be converted into alkyl halide on their treatment with variety of reagents such as hydrogen halides, HX, phosphorus trihalide, phosphorus pentahalide, thionyl chloride, sulfuryl chloride, यानी बहुत से हमारे पास जो है वो हेलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं, उनकी मौजूदगी में हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अल्कोहल्स आर मोर कॉमन देन अल्काइल हैलाइड। मोस्टली वी रिक्वायर अल्काइल हैलाइड एंड वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी अल्काइल हैलाइड की सिंथेसिस आमतौर पर हम अल्कोहल से करते हैं। कैसे करेंगे, उनके साथ कोई एलोजिनेटिंग एजेंट हम यूज करेंगे। तो उसके लिए क्लोरीनेशन के लिए मोस्टली हम थायनाइल क्लोराइड यूज करते हैं या फास्फोरस ट्राइहाइड यूज करते हैं, PCl3 यूज कर सकेंगे,
इस तरह अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आमतौर पर HBr यूज होता है। ROH अल्कोहल जो है, इसके साथ अगर HX आप मिलाएंगे तो आपको अल्काइल एलाइड मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रोटोनेशन करेगा, वाटर निकल जाएगा, X इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर ये टर्शरी है तो फिर SN1 के थ्रू होगा, अगर ये प्राइमरी है तो फिर आमतौर पर ये SN2 के थ्रू होता है, और अगर सेकेंडरी है तो उसमें SN1 SN2 दोनों पॉसिबल होते हैं, क्योंकि X एज ए न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा, वाटर निकलेगा। उसके बाद जो है वो आपके पास अल्काइल एलाइड और वाटर बनेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास अल्कोहल है तो उसके 3 मोल आप लें, 3 मोल के साथ आप फास्फोरस ट्राइएलाइट का 1 मोल लें। तो इसमें होता क्या है कि ये जो OH ग्रुप है ये X की जगह आ जाएगा, X जो है वो OH की जगह चले जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे 3 मोल ऑफ अल्काइल एलाइड और 1 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड, H3PO3 बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हर हैलोजन की जगह एक OH ग्रुप आ रहा है, तो ओवरऑल फिर आपको डेफिनेटली 3 मोल ये दरकार होते हैं। 3 मोल अल्काइल एलाइड आपके पास बनेंगे। 3 X ऑलरेडी इसके साथ मौजूद है, X यहाँ पे OH की जगह आ जाएगा, OH X की जगह आ जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल है थायोनाइल क्लोराइड की। दिस इज थायोनाइल क्लोराइड, SO2Cl2 सल्फोराइड क्लोराइड आमतौर पर होता है, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड में क्या होता है, इसमें ओवरऑल जो है वो आपका जो अल्कोहल है उसका हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ कंबाइन होगा, यानी ओवरऑल आपके पास HCl बनेगा यहाँ से। और आप इसके अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो सल्फर को मिलता है, तो सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, जब ये कंबाइन होगा तो SO2 बनेगा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बाई प्रोडक्ट है। और आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो अल्काइल एलाइड है, तो कैसे बनेगा? अल्काइल क्लोराइड है यहाँ पे, ये यानी क्लोरिनेटेड एजेंट। तो R के साथ जो है वो जब ऑक्सीजन भी चला जाएगा, हाइड्रोजन भी चला जाएगा, तो R को क्या मिलेगा बदले में? Cl मिल जाएगा। इस तरह आपके पास जो है एक Cl जो है वो HCl के लिए यूज हो रहा है, HCl बना रहे हैं, दूसरा Cl R के साथ यूज हो रहा है, तो R किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल आपके पास अल्कोहल जो है वो अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या जिसको हम इनको हम क्लोरो अल्केन भी कह सकते हैं। अल्कोहल से क्लोरो अल्केन बन जाते हैं। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।